नमस्कार। हम अभी उपस्थित हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम के वाईजैक में। यहाँ पर जो है हम CITU के ऑल इंडिया सोशल मीडिया की तरफ से बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर BCMU और CITU के राज्य कमेटी के नेता और BCMU के हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट कॉमरेड रंजीत मंडल जी। अभी जो है यहाँ विशाखापट्टनम के वाईजैक में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंटर में जो है ऑल इंडिया सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया CITU का जो है कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं का एक प्रश्न इनके सामने मैं रखूंगा। हाँ जी, बताइए रंजीत जी की जो ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर विशाखापट्टनम के वाईजैक में हो रहा है, ये किस मकसद से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के अंदर जो भी हमारे दर्शक साथी इस लाइव को देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आप सभी साथियों को नए साल का मुबारकबाद देता हूं। देखिए, बात ऐसी है कि ये हमारा CITU का 18वां केंद्रीय सम्मेलन हो रहा है, अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये विशाखापट्टनम के वाईजैक में ये अनुष्ठान इसलिए हो रहा है कि आज जो है हमारे भारत देश के अंदर में साम्राज्यवादी ताकतें जो सरकार को सामने रख करके श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार पर, उनके बुनियादी हकों पर जो है, उनके जो हित में जो कानून बने हैं उस सब पर एक मजबूत तरीके से हमला कर रही है। उस हमला को किस तरह से निरस्त किया जाएगा, किस तरह से मजदूर अपने अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे, किस तरह से मजदूर अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, ये तमाम विषयों का जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी और इससे रास्ता आने वाले 3 साल के लिए तय की जाएगी कि CITU श्रमिकों के अधिकार के लिए किस रास्ते से चल करके सरकार के जो इनके अधिकार के ऊपर हमला कर रहे हैं इससे कैसे बचाव किया जाए और अपने अधिकार को सुरक्षित रख सके। अच्छा, ये सर जी बताइए कि सर्व भारतीय ये जो CITU का सम्मेलन हो रहा है, इसमें कैसे प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लिए हैं? देखिए, हमारे भारत देश के कोने कोने से हमारे प्रतिनिधि आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर असम, दार्जिलिंग, हमारा बंगाल, हमारा त्रिपुरा, गुजरात, गुवाहाटी, सभी जगह से, मुंबई, सभी जगह से भारत के कोने कोने से जो है, जो श्रमजीवी लोगों का जो नेतृत्व देते हैं वो हमारे आज के इस CITU सम्मेलन के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। पूरे देश की समस्याएं, जो मजदूर वर्ग की क्या क्या समस्या रही है, आगामी दिनों में किस तरह से उनके अधिकारों के लिए, उनकी समस्याओं से उनको उभार करके सामने उनको सुरक्षित रखा जाए, ये सारे चीज़ की जो है यहाँ पे रूपरेखा तैयार की जाएगी, रास्ता तय बनाई जाएगी। अच्छा, ये जो मोदी सरकार है 4 लेबर कोड लाए हैं, ये 4 लेबर कोड के विरोध में क्या CITU यहाँ कुछ फैसला लेगी आंदोलन करने के लिए? निश्चित तौर पे हम लोग 12 फरवरी को जो है, हम लोग पूरे जो हमारे देश के अंदर में जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, BMS को अगर बाहर रखा जाए तो इन सबको छोड़ करके पूरे देश के मजदूरों को एक साथ ले करके ये जो काला कानून, जो लेबर कोड भारत देश में लागू करने के लिए जो भारत सरकार सोच रही है, क्योंकि ये लेबर कोड जो है क्या है, सरकार, मोदी सरकार ये बताना चाह रही है कि ये लेबर कोड जो है श्रमिकों के हित में है और 29 श्रम कानून को ख़त्म करने के बाद जो है वो लोगों को, यहाँ के मेहनतकशों को ये बताना चाहती है कि ये मजदूर के हित में है। लेकिन सवाल ये है, इससे ऐसा करने से उनका कहना है कि हमारे देश में नए नए इन्वेस्टर, उद्योगपति आएंगे, यहाँ पर रोजगार का साधन होगा, लेकिन ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं, बल्कि सरकार को मजदूरों का तीव्र शोषण कर सके, उनका मुनाफा जो है अतिरिक्त मुनाफा में बदल सके, ये उनका श्रम कोड के अंदर जो छुपा, जो काला उनका इरादा है, ये जाहिर होता है। इसलिए CITU सर्वशक्ति लगा करके मजबूती से 12 फरवरी के स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, भारतीय स्तर पे और राज्य जो है इसको तब तक हम लोग आंदोलन पर करेंगे जब तक कि सरकार ये लेबर कोड को वापस नहीं ले लेता। सर जी, आप जो कहाँ से आए हुए हैं? पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जूट और चाय जो 2 इंडस्ट्रीज है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहाँ बहुत अधिक श्रमिक काम करते हैं, और पश्चिम बंगाल की जो अर्थनीतिक जो है, सरकार की अर्थनीति जो है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये आप किस सेक्टर से आए हुए हैं? हम वहाँ के जूट सेक्टर से आए हैं। जूट में कितने मजदूर काम करते हैं, कितने फैक्ट्रियाँ हैं जूट की वहाँ पर? जूट के अंदर में हमारे 2.5 लाख श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं और पिछले विगत जो है 5 साल में देखा जा रहा है कई ऐसे
छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज भी जूट को लेकर के बन रहे हैं, जिसमें जो है 50,000 से भी अधिक मजदूर जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो सामने आया कि जूट मिल के श्रमिकों को विशेष करके डीए बंद कर दिया गया था, तो ये क्यों बार बार होता है कि डीए रोक दिया जाता है जूट मिल श्रमिकों का? देखिए, आज भारत के अंदर में तमाम पूंजीपति जो है ये समझते हैं कि ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, ये उनके साथ खड़ी है, बल्कि मजदूरों के साथ खड़ी नहीं है। इसलिए डीए जो है, महंगाई भत्ता जो है, मजदूरों का ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये बुनियादी अधिकार है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये चटकल के मालिकों का बेईमानी बोलिए या सरकार का उनका सर पे हाथ होने की वजह से वो आज मनमाने तरीके से डीए और महंगाई भत्ता को रोक कर रख रहे थे। लेकिन चटकल के अंदर में 21 ट्रेड यूनियन लड़ाई करके जो है इस महंगाई भत्ता को फिर से शुरू करवाने के लिए तैयार हुए हैं। और विगत दिनों में भी हमारे चटकल श्रमिकों को भी एकजुट करने की ज़रूरत है। उन्हें राजनीतिक और वैचारिक तौर पे उन्हें भी से चेतना को विकसित करना होगा, तभी जा कर के जो है इन बेईमान मालिकों के खिलाफ में लड़ाई हो सकती है। अच्छा सर जी, नवंबर और फरवरी का जो डीए था वो रोक दिया था मिल मालिकों ने कि बैग का दाम बढ़ाओ, सरकार जूट बैग का, बिटवील का बैग का दाम बढ़ाओ। और ये जो है आप लोगों का पिछले महीने जो है श्रम दफ्तर का आप लोगों ने घेराव किया, क्या उसका प्रतिफलन है कि डीए देने के लिए बाध्य हुआ? बिल्कुल, ये हम लोगों ने चट उद्योग के अंदर में, जूट उद्योग के अंदर में जो 21 ट्रेड यूनियन काम करते हैं, हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के जो एक सिद्धांत लिया था कि जब तक महंगाई भत्ता हमें नहीं मिलेगी और चटकल के अंदर में एक जो त्रिपक्षीय समझौता होता है, इसको पूर्ण रूप से प्रत्येक कारखाने में लागू नहीं किया जाता है, तब तक जो है हम लोग लड़ाई आंदोलन में रहेंगे, जब तक कि ये हमें सारे अधिकार हमारे चटकल के मजदूरों को ना मिल जाए। इसलिए जो है श्रम दफ्तर का अभियान भी उसी एक राजनीति, हमारा जो लड़ाई का एक सिद्धांत था, और जिसके वजह से आज देख रहे हैं कि चटकल के मालिकों को हमने विवश किया कि आप जो है डीए मजदूरों को नहीं मार सकते हैं, उनका ये संवैधानिक अधिकार आपको देना होगा, और नोटिस लगाकर सभी जगह दे रहे हैं। अभी वर्तमान समय में चटकल के श्रमिकों के पास कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति यह है कि एक समय हुआ करता था कि जब हम लोग दिसंबर महीने में चटकल के अंदर में हम लोग दूसरे जगह से श्रमिकों को कमी हो जाती थी, उसे पकड़ के लाते थे कि आप चलो चटकल के में काम करो। लेकिन आज एक ऐसी क्राइसिस में, संकट में है जूट मजदूर बोलिए या जूट उद्योग बोलिए, कि आज बंगाल के अंदर में 16 चटकल जो है आज बंद है, सिर्फ पार्ट की कमी दिखा करके। आज मजदूर के पास हाथ तो है, लेकिन काम करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। अच्छा, मिल मालिक जो बोल रहे हैं कि पार्ट की किल्लत जो दिखा रहे हैं, पार्ट की किल्लत दिखा करके बहुत सी मिलों को बंद कर दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि जो सरकार का दायित्व तो बनता है कि हमारे देश के अंदर में, हमारे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनका ये दायित्व तो बनता है, या हमारे देश के मोदी सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि पार्ट की जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चे पार्ट, इनकी उपज कितना हो रही है साल भर में, ये जो एक जूट पॉलिसी बनना चाहिए भारत सरकार को, राज्य सरकार की सहयोगिता लेकर के, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, जिसके वजह से आज जो है चटकल के मालिक मनमाने तरीके से बोल रहे हैं पार्ट की कमी नहीं है, कहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कच्चे पार्ट नहीं आ रहे हैं इसलिए बंद कर दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि आज की चटकल के जो मजदूर बोलिए या चट उद्योग है, बहुत एक गंभीर संकट के सम्मुखीन खड़ी है। अच्छे सर जी, हम सुने हैं कि आने वाले 4 तारीख को जो है भारत सरकार के जो श्रम मंत्री हैं वो कलकत्ता आ रहे हैं, तो क्या उनके पास आप लोग कुछ ऐसा चटकल को लेकर के, चटकल जो सुचारू रूप से चले, और चटकल में प्राय जो 2.5 लाख श्रमिक हैं और उससे जुड़े हुए प्राय जो है 40 लाख जो पाट चासी हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं विश्वकर्मा भाई, कि हमारे बंगाल के अंदर में जब चटकल के मजदूर, आज 50,000 मजदूर 16 कारखाने बंद होने से बेरोजगार हैं, और इसी बीच में हमारे मोदी सरकार या भारत सरकार की तरफ से हमारे श्रम मंत्री आ रहे हैं बंगाल के अंदर में। निश्चित तौर पे जो है 21 ट्रेड यूनियन का एक डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हम लोग उनको एक पत्र के माध्यम से बंगाल के चट के अंदर में जो चट उद्योग की क्या समस्या है, चट उद्योग की मजदूरों की क्या समस्या है, किस प्रकार से आज चटकल के मजदूर आज जो है एक तीव्र शोषण के सम्मुखीन खड़ा है, आज किस तरह से मालिक उनके अधिकारों को से वंचित कर रहे हैं,
ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोग जरूर देंगे। अच्छे, जहां तक हम सुने कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारे पर बिरलापुर से लेकर बांसबेड़िया तक जो है चटकल उद्योग बहुत अपने एक जमाने में जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से चलता था, और बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, ये सभी जगह से श्रमिक आते थे। लेकिन आज जो है चटकल में आने के लिए श्रमिक तैयार नहीं है, क्या कारण है? देखिए, कोई भी प्रदेश के लोग तभी आते हैं जब उनका घर नहीं चलता है। यानी कि आज के इस व्यवस्था में जो है सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, और मजदूरी करने से ही पैसा आएगी। और जो चटकल के अंदर में जिस तरह से आज मजदूरों को जितना हार्ड लेबर काम लिया जाता है, उसके हिसाब से जो है मामूली मजदूरी उनको दिया जाता है, जिसके वजह से आज जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आज जो हमारे आंध्रा से भी कुछ लोग जा कर के चटकल में काम करते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर उनको इसी राज्य में अगर उतना वेतन मिल जाए और इससे बेहतर वेतन मिले, मजदूरी मिले, तो क्यों यहाँ अपना घर, ज़मीन जगह अपना जो है अपने बाल बच्चे को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर काम करेंगे। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बोनस का एक सीलिंग करके रखी हुई है कि 7,000 मजदूरों को बोनस मिलेगा, और ये महंगाई जो है दर बढ़ते जा रहा है। ये आज जो है तकरीबन 15 बरस पीछे जो है ये सीलिंग टूटा था, और इस सीलिंग के लिए या पीएफ का सीलिंग जो है, मजदूरों को जो पीएफ के ऊपर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, लाभांश मिलना चाहिए, उसके बाद ये ईएसआई का जो है इसके ऊपर बेनिफिट जो है अभी मजदूरों को नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सबसे पहले प्रथम बता दें विश्वकर्मा भाई कि सीआईटीयू जो है किसी सेलिंग में विश्वास नहीं रखता है। वो सेलिंग को हम लोग क्यों मानेंगे? हमारा बोनस का कानून जब बना था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 1 महीने का सैलरी 8.33 ये 1 महीने का बोनस मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज राज्य सरकार जो है महीने के ऊपर में एक सीमा तय कर दी है कि आपको जो है 7,000 से अधिक बोनस नहीं मिल सकता है। और इसका भी एक जो कैलकुलेशन का जो एक टेक्निकल मेथड है वो भी मजदूरों के समझ के बाहर नहीं है। सब कुछ फेवरेबल मालिक के तरफ में है। आज हम लोग समस्त सीआईटीयू की तरफ से ये लड़ाई किया जा रहा है कि पीएफ का सेलिंग को हटा दीजिए। सेलिंग के अगर रखने की बात कर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम सेलिंग हमारा जो है 40,000 के ऊपर जाना चाहिए। हमारा एसआई का भी सेलिंग जो 21,000 है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 45,000 के ऊपर कर दिया जाए, ताकि बेहतर बहुत सारे एक बड़े संख्या में लोगों को एसआई का लाभ मिले, पीएफ का उनका बढ़े, पेंशन का वो लोग अंशदार बने। ये सारा तरह का लड़ाई लड़ रही है। ये देखने को मिल रहा है कि ईएसआई में जो व्यवस्था रखनी चाहिए भारत सरकार को या राज्य सरकार को, वो मजदूर उससे वंचित होते जा रहे हैं, उसको संकुचित किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग का लड़ाई आंदोलन क्या है? विशेष करके चटकल के श्रमिक ईएसआई की सुविधा से वंचित होते जा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। करप्शन एक बहुत बड़ा समस्या है राज्य सरकार के पास, और बंगाल में करप्शन का तो एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जहाँ भी जाइए बिना पैसे दिए कोई काम आपका होगा नहीं, वो सभी जगह पे पैसा दे करके ही काम कराया जाता है। तो ये सरकार को मैं पूरी दोष दूंगा कि सरकार की अगर जो प्रशासनिक व्यवस्था है अगर उसको ठीक ढंग से काम में लगाया जाए तो इससे बहुत तरह की चीज़ों को जो है कम किया जा सकता है, और मजदूरों को जो सुविधाएं, सही सुविधा मिलनी चाहिए, ईसाई का जरूर मिलेगा। अच्छे, हम सुने हैं कि जिस दिन भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट ये राय दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, और उसी दिन राय दिया कि मजदूरों का वेतन जो है 26,000 देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक राम मंदिर बन गया। एक ही राय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और एक तरफ मजदूरों को जो 26,000 मिलनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कर्णपात नहीं कर रही है सरकार। इसके ऊपर आप लोगों का क्या स्ट्रगल, लड़ाई, संग्राम है? देखिए, ये जो व्यवस्था पूरे भारत देश के अंदर में चल रही है, ये सरकार ही मालिक के साथ खड़ी है, जिसके वजह से हम लोग जितना भी कुछ कहें, हम लोग का एक ही कहना है कि सीआईटी जो एक नारा दिया है, इकाई और लड़ाई, और लड़ाई और इकाई, मतलब एकता और संघर्ष, संघर्ष और एकता। ये एकता और संघर्ष का नारा देने का मतलब है कि ये जो व्यवस्था पूरे देश के अंदर में चल रहा है, ये व्यवस्था ही जो है ये सरकार मालिकों के साथ खड़ी है। इसलिए पूरे मजदूर वर्ग को, मेहनत कशों को एक झंडे के तले एकजुट होना होगा, और ये 26,000 का वेतन को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ कर के लड़ाई करनी होगी, और रास्ते में चल कर के ही सारे हक और अधिकार मिले हैं, और ये 26,000 का वेतन मिलेगा। क्योंकि घर बैठ कर के ये सोच लेने से कि सरकार हमारे लिए
26,000 न्यूनतम वेतन के लिए कोई कानून लाएगा तो हमें लगता है कि गलत धारणा बना करके हमारे मेहनतकश बैठे हुए हैं। आपको साथी रास्ते में उतर करके ही ये सारे चीज़ को लेना होगा, क्योंकि पिछले का इतिहास की तारीखें गवाह है कि जितने भी अधिकार हम लोगों ने प्राप्त किए हैं सबके लिए मजदूरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कुर्बानियाँ दी है, संघर्ष हुए हैं, तब जा कर के कोई कानून बना है, कोई नीति बना है। सर जी, चटकल में जो आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन, जो मशीनें आ रही हैं, देखा जा रहा है कि 6-6 लोगों का काम एक मशीनें कर दे रही हैं और ये उत्पादनशीलता बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्पादनशीलता के अनुसार जो उत्पादन दे रहा है, जो श्रमिक हमारा जो मशीन से लड़ाई कर रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपका BCMU, बंगाल चटकल मजदूर यूनियन, क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बार का हम लोगों ने त्रिपक्षीय समझौते में इस बात को हम लोगों ने साफ शब्द में लिखा था कि मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, आधुनिकीकरण होगा, क्योंकि विज्ञान प्रयुक्ति को हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। विज्ञान प्रयुक्ति का इस्तेमाल हर कारखाने में हो रहा है, होगा, आने वाले दिनों में भी होगा। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से नए आधुनिकीकरण के मशीनें आ रही हैं, इससे तो चटकल के मालिकों को बोलिए या किसी भी कारखाने के मालिकों को, उनका प्रोडक्शन जो है 2 गुण नहीं, 4 गुण नहीं, 8 गुण प्रोडक्शन जो है ये नई आधुनिकीकरण मशीन से आ रही है। लेकिन सवाल वही होता है कि जैसे प्रोडक्शन में लोग मतलब वर्क्स फोर्स को कम किया जा रहा है और प्रोडक्शन को हाई किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में मजदूर की सैलरी को भी 8 गुण बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के एक बैलेंस सभी कारखाने में होगी। अच्छे सर जी, हम बोल रहे हैं कि विशेष करके चटकल के मजदूर जो है आज बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मजदूरी हो या उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था जो हो या उनके रहने की व्यवस्था, जहाँ रहते हैं जिस कॉलोनी में, आज वहाँ रहने लायक परिस्थिति नहीं है। ये सब लेकर के कोई स्ट्रगल आप लोगों का श्रमिकों के अंदर? बिल्कुल विश्वकर्मा भाई, बहुत अच्छी सवाल आपने किया है कि ये बात सही है कि जिस तरह से चटकल के मजदूर एक ही कमरा में 4 परिवार को लेकर के रहना, खाना पीना, कोई शौचालय की सटीक व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ अगर वहाँ पर अगर कोई हमारी गर्भवती हो जाती है माँ बहन, तो उसको सही तरीके से शौच करने के लिए जो जगह है ये भी नहीं बनाया गया है। तो इसको लेकर के हम लोग CITU और बंगाल चटकल मजदूर यूनियन में हम लोग रह करके जो है लड़ाई कर रहे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हमने राज्य सरकार से भी कहा और केंद्र सरकार को भी कहा है कि हम लोग इसको निश्चित तौर पे, हम लोगों ने बोला है कि जो भी योजना है उसके तहत इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लाइन में रहने वाले क्वार्टर का मॉडिफिकेशन करके उसको भी विकास कर करके आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे, अब हम बंद करेंगे जिस प्रश्न से, ये जो ऑल इंडिया सर्व भारतीय जो CITU का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, इसमें चटकल मजदूरों के लिए लड़ाई संग्राम की बातें होंगी क्या? बिल्कुल होगी। हमारे तरफ से हमारे चटकल के सेक्रेटरी मंगल बेनबंसी निश्चित तौर पे आज हमारे इस CITU के अंदर में अपनी बातों को रखे हैं। चटकल की मजदूरों की जो दुर्दशा है, चट उद्योग जो जिस संकट में फंसा हुआ है, उससे निकलने की रास्ता जिस तौर पे आज चर्चा होगी। ये इतने बड़े मंच है ये CITU, जहाँ पे सारे लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी विश्वकर्मा भाई।